दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है, वर्ग 3 की एग्ज़ाम आने वाली है, मतलब आ ही गई है, जल्द ही आपके एडमिट कार्ड आ जाएंगे। तो ज़्यादा से ज़्यादा आप टेस्ट सीरीज लगाइए ऑनलाइन, और आप ये टेस्ट सीरीज परचेस कर लीजिए। इसमें आप STD टाइम 50 अगर कोड लगाओगे तो 50% ऑफ मिल जाएगा। दोस्तों डेली एक आप ऑनलाइन टेस्ट जरूर लगाइए, एक ऑफलाइन। ओके, अगर आप ज़्यादा लगा सकते हो ज़्यादा लगाइए, इसका बहुत ही आपको फ़ायदा मिलेगा। तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगी। नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। जी हाँ दोस्तों, मध्य प्रदेश में शिक्षक भर्ती 5 मार्च से शुरू हो रही है, और ये जो हमारी सीरीज है ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट MCQs है जो पिछली जो एग्ज़ाम्स हुई थी उनमें बार बार पूछे गए हैं। स्पेशली मैंने CTET के क्वेश्चन लिए हैं। दोस्तों अगर आप तैयारी आपकी हो गई है तो आपको मैं यहाँ पर 30 क्वेश्चन इम्पोर्टेंट दे रहा हूँ। अगर आपने इन 30 में से 25 भी ठीक सही कर दिए हैं तो ये आपका सिलेक्शन 100% श्योर है, मतलब कि आपकी तैयारी अच्छी चल रही है। अब दूसरी बात, अगर आपके कम आ रहे हैं तो भी आपको परेशान नहीं होना है। क्यों? क्योंकि आपको जो गलतियां हो रही है, जो यहाँ पर आप गलतियां कर रहे हैं, तो वो वही गलती आप एग्ज़ाम में ना करो, इसीलिए मैं ये सीरीज शुरू कर चुका हूँ और इसका दूसरा वीडियो मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। तो आप इस वीडियो को एंड तक देखिए, और अपना जो भी स्कोर बन रहा है आप उस स्कोर को आप कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइए दोस्तों, और टेस्ट भी देते रहिए। तो शुरू करते हैं। तो विशेष रूप से हमारा पहला क्वेश्चन है, विशेष रूप से ज़रूरतमंद बच्चों की शिक्षा का प्रबंध होना चाहिए। जो ज़रूरतमंद बच्चे होते हैं विशेष रूप से। ओके, अच्छा दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले एक बात बताना भूल गया। आज के प्रश्न जो हमारे रहेंगे वो है समावेशी शिक्षा पर। समावेशी शिक्षा, और ये एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ओके, चले। तो क्वेश्चन आपने पढ़ लिया होगा कि विशेष रूप से ज़रूरतमंद बच्चों की शिक्षा का प्रबंध होना चाहिए। तो अब यहाँ पर कौन कौन से ऑप्शन है देख लीजिए। ए, दूसरे सामान्य बच्चों के साथ। बी, विशेष विद्यालयों में विशेष शिक्षकों के द्वारा। सी, विशेष विद्यालयों में विशेष बच्चों के लिए विकसित विधि द्वारा विशेष विद्यालयों में। तो इसका सही आंसर आपको बताना है। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर आपने सोच लिया होगा, पहला आएगा, इसका सही आंसर है वो पहला आएगा, दूसरे सामान्य बच्चों के साथ। क्या है दोस्तों, मैं आपको दिखा देता हूँ। विशेष रूप से जरूरतमंद बालकों की शिक्षा का प्रबंध सामान्य बच्चों के साथ होना चाहिए, ताकि वे अपनी आवश्यकताओं या ज़रूरतों की पूर्ति के साथ साथ वे सामान्य बच्चों के क्रियाकलापों से भी प्रभावित होते रहें, ताकि भविष्य में सामान्य वातावरण के साथ अपने आप को समायोजित कर सके। ओके, अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समन्वित शिक्षा की सफलता निर्भर करती है। तो समन्वित शिक्षा की सफलता निर्भर करती है। ऑप्शन आपके सामने है। ए, पाठ्यपुस्तकों की उत्कृष्टता पर। बी, शिक्षण अधिगम वस्तु की गुणवत्ता पर। सी, समुदाय के समर्थन पर। सी, शिक्षकों में अभिव्यक्तिगत परिवर्तन पर। तो संबंधित शिक्षा की सफलता किस पर निर्भर करती है? तो वो आएगा आपका दोस्तों डी आएगा। और डी में क्या है कि शिक्षकों में अभिव्यक्तिगत परिवर्तन पर, उत्कृष्टता पर ही समन्वित शिक्षा की सफलता निर्भर करती है। तो आपका क्या क्वेश्चन रहा आप कमेंट जरूर करिए, और आपका टोटल स्कोर भी आप जरूर कमेंट करिए। अगर आपसे गलत बन रहा है तो आपको परेशान नहीं होना है, वीडियो बंद नहीं करना है, वीडियो को एंड तक जरूर देखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि असंगठित, दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, असंगठित घर से आने वाला बच्चा सबसे अधिक कठिनाइयों का अनुभव करेगा। ओके, किस देखिए ऑप्शन क्या है, इसी तरह सबसे प्रश्न पूछे जाएंगे। ए है, अभ्यास पुस्तिकाओं में कठिनाई का अनुभव करेगा। ओके, ए है, अभ्यास पुस्तिकाओं में। बी है, स्वतंत्र अध्ययन में। सी है, सुनिर्मित पाठों में। डी है, नियोजित निर्देश में। तो इसका सही आंसर क्या आएगा? तो दोस्तों एक असंगठित घर से बच्चा आ रहा है, वो कठिनाई किसमें अनुभव करेगा? वो स्वतंत्र अध्ययन में करेगा। तो असंगठित घर से आने वाले बच्चों में उनके वातावरण का प्रभाव अवश्य पड़ता है, जिससे उनमें अनुशासन एवं आत्मनिर्भरता जैसे गुणों का अभाव पाया जाता है। इन गुणों के अभाव में बालक स्वतंत्र अध्ययन में कठिनाई का अनुभव करेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, थोड़ा ये ब्लर आ गया है, इसे मैं नेक्स्ट टाइम थोड़ा ठीक कर लूँगा। तो एकीकृत, यहाँ पर लिखा हुआ एकीकृत छात्र केंद्रित अधिगम के लिए ओके पाठ्यक्रम में निम्नलिखित में से क्या लाभकारी नहीं है? यहाँ पर क्वेश्चन पर ध्यान देना है, क्या लाभकारी
नहीं है। तो आपके सामने आंसर है, आप दे सकते हो। तो किसमें दोस्तों, ये भी ध्यान रखना कि एकीकृत छात्र केंद्रित अधिगम के लिए, यहाँ पर ध्यान रखना छात्र केंद्रित की बात की जा रही है। ओके, तो ए सहकर्मी संचार का विकास, छात्र शिक्षक संबंध का निर्माण, छात्र का अभिप्रेरण विकास, खोज सक्रिय अधिगमन अधिगम का ह्रास। ओके, तो ध्यान रखना दोस्तों, इसका सही आंसर आपको यहाँ ध्यान रखना, प्रश्नों को पढ़ के देखना कि क्या लाभकारी नहीं है। तो देखिए, सहकर्मी का संचार का विकास लाभकारी है, छात्र शिक्षक संबंध का निर्माण भी लाभकारी ही होता है, छात्र का अभिप्रेरण विकास भी लाभकारी ही होता है। अब यहाँ पर डी देखिए, खोज सक्रिय अधिगम का ह्रास, तो अगर खोज और सक्रिय अधिगम का ह्रास हो, ये लाभकारी नहीं है। ओके, ठीक है, तो इसका सही ऑप्शन आएगा डी। तो एकीकृत छात्र केंद्रित अधिगम प्रक्रिया के लिए पाठ्यक्रम में खोज या सक्रियता अधिगम प्रक्रिया में रुकावट नहीं डालता, बल्कि इसे पुष्ट करता है। अगला प्रश्न है, विशेष शिक्षा संबंधित है। विशेष शिक्षा किससे संबंधित है? तो इसके भी चार ऑप्शन देख लीजिए। ए पिछड़ी बुद्धि के छात्रों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम में, बी कम योग्य छात्रों के लिए शैक्षणिक कार्यक्रम से, सी मेधावी छात्र के लिए शिक्षा से, डी शिक्षकों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम से। तो विशेष शिक्षा संबंधित है, किससे संबंधित है? आपके सामने मैंने चार ऑप्शन भी आपको दिखा दिए। तो दोस्तों, इसका सही ऑप्शन है कम योग्य छात्रों के लिए शैक्षिक कार्यक्रम से। ओके, इसका सही ऑप्शन आएगा बी। तो विशेष शिक्षा ऐसे छात्रों को प्रदान की जाती है जो बौद्धिक क्षमता में कम होते हैं, ताकि अतिरिक्त सहायता से वे सामान्य बच्चों की तरह अपना अधिगम कर सके। अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या 2005 ओके में बातचीत की गई है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप देखिए, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा, तो ये आप 2005, ये आपको इसके बारे में संबंध में सभी जानकारी होना चाहिए। ये है, यहाँ पर क्वेश्चन है कि बातचीत की गई है, क्या ज्ञान का विकास किया जाए, शिक्षण के लिए सुव्यवस्थित पाठ्यक्रम निर्धारित किया जाए। बी ऑप्शन है कि विद्यार्थी केंद्रित से अध्यापक केंद्रित की ओर, विद्यार्थी केंद्रित से अध्यापक केंद्रित की ओर। सी है शैक्षिक केंद्र से विषय केंद्र होने पर, उपयुक्त में से कोई भी नहीं। तो दोस्तों, यहाँ पर देखिए क्या आएगा, ए इसका सही आंसर आएगा कि ज्ञान का विकास किया जाए, शिक्षण के लिए सुव्यवस्थित पाठ्यक्रम निर्धारित किया जाए। आप अगर क्वेश्चन को पढ़ोगे, अगर आपने नहीं भी पढ़ा है तब भी इसे लगा सकते हो। ओके, अब क्या है कि राष्ट्रीय पाठ्यक्रम 2005 की रूपरेखा, इसमें क्या है, पहली बात तो ये है कि ज्ञान का विकास किया जाए, ज्ञान का विकास। ओके, दूसरा है शिक्षण के लिए सुव्यवस्थित पाठ्यक्रम। ओके, और तीसरा है पाठ्यक्रम सरल हो। तो ये चीज़ें आप ध्यान में रख सकते हो। चलिए अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, आपने जरूर इसका सही आंसर ही लगाया होगा, अगर नहीं भी लगाया तो परेशान होने की आपको जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। चलिए, क्वेश्चन भी है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009, पहली बात तो ये ध्यान रखना कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 ओके में एक अध्यापक के लिए न्यूनतम कार्य घंटे प्रति सप्ताह निर्धारित किए गए। मतलब एक अध्यापक के लिए कम से कम कितने घंटे एक सप्ताह में उसे शिक्षण करना है। तो इसके ये किसके अनुसार, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अनुसार। तो इसमें ऑप्शन है 55 घंटे, बी है 45 घंटे, सी है 40 घंटे, डी है 50 घंटे। तो इसका जो सही ऑप्शन आएगा दोस्तों वो है 45 आवर्स। ओके, तो 45 घंटे बी इसका सही ऑप्शन है। आई होप आप सबने सही बताया होगा। तो देखिए, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अनुसार प्रत्येक अध्यापक को एक सप्ताह में न्यूनतम की बात की जाए, न्यूनतम 45 घंटे शिक्षण कार्य निर्धारित किया गया है। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा। फिर से आ गया राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 में निम्न में से किस परीक्षा संबंधित सुधारों को सुझाया गया है। ओके, तो यहाँ पर देखना है कि सुझावों को सुझाया गया है। अब वो आप देख सकते हैं, ये ऑप्शन है कक्षा 1 की परीक्षा ऐच्छिक, कक्षा ये क्या है 10 प्रतियोगी प्रवेश परीक्षाओं को ऐच्छिक प्रतियोगिता मतलब कॉम्पिटिटिव, विद्यालय शिक्षा की विभिन्न अवस्थाओं पर राज्य स्तर की परीक्षाओं संचालन, उपरोक्त सभी। ओके,
तो यहाँ पर जो ऑप्शन आएगा ए आएगा कि राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 के अनुसार कक्षा एक मतलब कक्षा 10 की परीक्षा को ऐच्छिक करने का सुझाव दिया गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में निर्दिष्ट किया गया है कि कक्षा 1 से कक्षा 5 तक यदि प्रवेश दिए गए विद्यार्थियों की संख्या 200 से अधिक है तो विद्यार्थी अध्यापक आवश्यक अनुपात होगा। अब ये भी इम्पोर्टेंट है, यहाँ पे क्या कहा गया है कि कक्षा 1 से कक्षा 5 तक यदि प्रवेश दिए गए विद्यार्थियों की संख्या 200 से अधिक है, 200 प्लस है, तो विद्यार्थी अध्यापक आवश्यक अनुपात होगा, कितना होगा, 45, 40, 50 या फिर 30। तो इसमें भी आपको बताना पड़ेगा, इसका जो आएगा 20 आएगा। ओके, तो शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अनुसार कक्षा 1 से 5 तक के विद्यार्थियों में छात्र शिक्षक का अनुपात 40:1। ओके, 40 छात्रों पर एक शिक्षक, ये 2009 शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अनुसार। तो इम्पोर्टेंट है दोस्तों, आप इसे भी नोट कर लीजिए। जो आपका एक मिनट, जो आपका छात्र शिक्षक अनुपात बताया गया है वो 40 से 1 कब बताया गया है, जब विद्यार्थियों की संख्या 200 से अधिक है ना। अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं, वही पढ़ लेते हैं। चलिए, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 में गुणवत्ता आयाम शीर्षक के अंतर्गत अधिक महत्व दिया गया। तो ये रूपरेखा के 2005 की बात की जा रही है, उसमें गुणवत्ता आयाम शीर्षक के अंतर्गत अधिक महत्व दिया गया है। तो किसे दिया गया आप वो भी देख सकते हो। तो वो है दोस्तों, ए ऑप्शन है शिक्षित एवं अभिप्रेरित अध्यापकों को, बी है भौतिक संसाधनों को, सी है बालकों के लिए ज्ञान के संदर्भ में संचरित अनुभवों को, डी है बालकों के लिए संरचित अनुभव एवं पाठ्यक्रम सुधार को। तो इसका जो सही ऑप्शन आएगा वो है, आपके अनुसार क्या है आप कमेंट कर सकते हो, लेकिन इसका जो सही आंसर है वो बी है। अब क्या है कि राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 में गुणवत्ता आयाम शीर्षक के अंतर्गत बालकों के लिए संरचित अनुभव एवं पाठ्यक्रम सुधार को सर्वाधिक महत्व दिया गया है। इसके अंतर्गत पाठ्यक्रम का निर्धारण छात्र के मानसिक क्षमता एवं आयु वर्ग को ध्यान में रखकर किया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम। तो निःशक्त बालकों की शिक्षा के लिए प्रावधान किया जा सकता है। फिर से बात की जा रही है निःशक्त बालकों की, तो शिक्षा के लिए प्रावधान किया जा सकता है। ऑप्शन है समावेशी शिक्षा के द्वारा, समाकलन द्वारा, मुख्य धारा में डालकर, सी ऑप्शन, डी है उपयुक्त में से कोई भी नहीं। ओके, तो इसका सही आंसर क्या आएगा, इसका सही आंसर जो आएगा वो है समावेशित शिक्षा के द्वारा। तो निःशक्त जो बालक है उनके लिए यही प्रावधान किया गया है समावेशी शिक्षा, और इसीलिए ये चैप्टर भी आपको दिया गया है कि समावेशी शिक्षा निर्देशन एवं परामर्श। तो क्या है दोस्तों कि निःशक्त बालक वे होते हैं जो शारीरिक रूप से अक्षम होते हैं। समावेशी शिक्षा के अंतर्गत इन बालकों को भी शिक्षा देने पर प्रावधान किया गया है। समावेशी शिक्षा वह शिक्षा है जिसमें सभी प्रकार के बालकों को बिना किसी भेदभाव के एक ही स्थान पर शिक्षा दी जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आप जरूर अपने दोस्तों जितने भी आपके अटेम्प्ट सही जा रहे हैं आप नोट करते रहिए और शेयर जरूर करें। अगला क्वेश्चन है कमजोर वर्ग के बालक के से तात्पर्य है। कमजोर वर्ग के बालक, इस ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कैसा है, ऐसे अभिभावकों के बालक जो गरीबी रेखा से नीचे की सीमा में आते हैं। बी, ऐसे अभिभावकों के बालक से जो वंचित वर्ग में आते हैं। ऐसे अभिभावक बालकों के बालक से जिनकी आर्थिक आय कम है। ओके, ऐसे अभिभावकों के बालक से जो सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम सीमा की वार्षिक आय की सीमा के नीचे के वर्ग में आते हैं। तो इसमें कौन सा आ सकता है आप देख सकते हो। ओके, तो दोस्तों इसमें जो आएगा वो आपका आएगा डी। कौन सा, डी। देखिए अब इसमें क्या है कि सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम सीमा की वार्षिक आय के नीचे के वर्ग में आने वाले लोगों को कमजोर वर्ग कहा जाता है तथा उनके बालकों को कमजोर वर्ग का बालक कहा जाता है। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि वर्तमान में निःशक्त बच्चों की शिक्षा के लिए कहा गया है। अभी हमने इस क्वेश्चन का डिस्कशन किया था। तो किसके, समावेशी शिक्षा के द्वारा। किसके द्वारा दोस्तों, समावेशी शिक्षा के द्वारा। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं कि पठन पाठन में शिक्षकों को करना चाहिए। तो यहाँ पर ऑप्शन देख लीजिए, कक्षा में पाठ्य पुस्तक द्वारा शिक्षण,
जिज्ञासु प्रवृत्ति को प्रोत्साहन, ज्ञान का मौखिक स्थानांतरण, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ये भी बहुत सिंपल है, अगर आप थोड़ा सा भी सोचोगे तो इसको भी आप कर सकते हो। ओके, तो इसमें जो सही आंसर आएगा वो आप सोचिए, बहुत ही सिंपल है। आप इसमें जो ऑप्शन है उनको देखकर ही आप समझ सकते हो। तो इसका जो सही ऑप्शन आएगा वो बी, जिज्ञासु प्रवृत्ति को प्रोत्साहन। ओके, अब यहाँ पर क्या है, वही है कि जिज्ञासु प्रवृत्ति को प्रोत्साहन देना चाहिए पठन पाठन में। यहाँ पर ना तो पाठ्य पुस्तक को जो ज़्यादा जोर देना चाहिए, ना ही आप मौखिक स्थानांतरण मतलब आप याद करवा रहे हो उसको कुछ भी। ओके, मौखिक रूप से। तो अगला क्वेश्चन है, बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के लिए लागू है। किन बच्चों के लिए लागू है? अब ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए मैंने क्वेश्चन लिया है और ये पिछली बार पूछा भी आ चुका है एग्जाम्स में। तो इसका जो ऑप्शन यहाँ पर जो ऑप्शन दिए गए हैं, एक तो 6 से 14 वर्ष, बी है 6 से 12 वर्ष, सी है 17 से 13 वर्ष, डी है 5 से 11 वर्ष। तो इसका जो सही ऑप्शन आएगा दोस्तों वो आएगा ए। तो देखिए इसमें क्या है कि बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अनुसार 6 से 14 वर्ष की आयु के प्रत्येक बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार है। इसके अंतर्गत बच्चे या उनके अभिभावकों से प्राथमिक शिक्षा हासिल करने के लिए कोई भी प्रत्यक्ष शुल्क या अप्रत्यक्ष मूल्य, जैसे कि अप्रत्यक्ष मूल्य में क्या आएगा, जैसे कि यूनिफॉर्म हो, फिर पाठ्य पुस्तकें हो, मध्याह्न भोजन हो, परिवहन शुल्क हो, ये नहीं लिया जाएगा। उनको किसी भी हाल तरह शिक्षा दी ही जाएगी। ओके, अगला क्वेश्चन है, विशिष्ट बालकों की शिक्षा हेतु शिक्षक को ध्यान देना चाहिए। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो विशिष्ट बालक की शिक्षा हेतु शिक्षक को क्या ध्यान देना चाहिए? उनके अनुशासन पर, ए, बी उनके अपने पहनावे पर, सी व्यक्तिगत आवश्यकताओं पर, डी पाठ्यक्रम पर। तो ये भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पर देखिए विशिष्ट बालकों की बात की जा रही है, तो इसका जो सही आंसर आएगा वो सी आएगा कि व्यक्तिगत आवश्यकताओं पर। ओके, इसमें क्या है दोस्तों कि विशिष्ट बालकों की शिक्षा हेतु शिक्षक को व्यक्तिगत आवश्यकता पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि विशिष्ट बालक के अंतर्गत प्रतिभाशाली, मंदबुद्धि, पिछड़े, समस्यात्मक जिनको जो समस्या हो आदि प्रकार के बालक आते हैं। मतलब सभी आते हैं, कौन कौन से? प्रतिभाशाली, मंदबुद्धि, पिछड़े और समस्यात्मक बालक आते हैं, जिनकी आवश्यकताओं भिन्न भिन्न होती है। अतः ऐसे बालकों को उनकी आवश्यकताओं के अनुसार शिक्षण प्रदान की जाना आवश्यक होता है। ओके, अगला क्वेश्चन है, समायोजन शिक्षा का मुख्य कार्य है। तो समायोजन शिक्षा का मुख्य कार्य क्या है? यहाँ पर आप ऑप्शन देख लीजिए। ए, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को मुख्य धारा में लाना, बी विद्यालय न आने वाले बच्चों को विद्यालय में लाना, सी विशेष व सामान्य बच्चों के साथ साथ पढ़ने की सुविधा, डी उपरोक्त सभी। तो इसमें दोस्तों आप देखिए, इसमें यहाँ बस उपरोक्त सभी आ गया। अगर ये नहीं आता तो इसमें आपको वो आंसर टिक करना जो ज़्यादा इम्फेसिस कर रहा है। ओके, लेकिन यहाँ पर डी एक है जिसमें उपरोक्त सभी। अब यहाँ पर क्या है आप देख लीजिए थोड़ा, ठीक है। यहाँ पर क्या है दोस्तों कि समायोजन शिक्षा का मुख्य कार्य क्या है, ये मैं आपको बता चुका हूँ कि देखो विद्यालय न आने वाले बच्चों को विद्यालय में लाना, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को मुख्य धारा में लाना। ओके, विशेष व सामान्य बच्चों के साथ साथ पढ़ने की सुविधा देना, जो विशेष बच्चे और जो सामान्य बच्चे उनको साथ साथ पढ़ने की सुविधा देना। अर्थात शिक्षा का समायोजन यह बताता है कि विशेष शैक्षणिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए सामान्य छात्र और एक दिव्यांग छात्र को समान शिक्षा प्राप्ति के अवसर मिले। मतलब एक सामान्य छात्र और एक विशेष छात्र है जैसे दिव्यांग हो, उसको एक समान शिक्षा और अवसर मिले। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के संविधान में किसके लिए निःशुल्क शिक्षा अनिवार्य है? बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है कि सभी छात्रों और प्रौढ़ों के लिए, बी 14 वर्ष तक के सभी बच्चों के लिए, सी सभी नागरिकों के लिए, सी सभी छात्रों के लिए। तो दोस्तों बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, अब हम इसको डिस्कस कर चुके हैं। तो सिंपल सी बात है कि भारत के संविधान में 14 वर्ष तक के सभी बच्चों के लिए ये शिक्षा अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान लागू है। आप देख सकते हो कि भारत संविधान के मौलिक अधिकार अनुच्छेद 21 क के अनुसार, ध्यान रखना है ना, क के अंतर्गत 6 से 14 वर्ष तक के सभी बच्चों के को अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा प्रावधान किया गया है। तो ये ध्यान रखना, अनुच्छेद 21 क, ओके, इसमें कहा गया है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि शिक्षार्थियों को के लिए प्रोत्साहित नहीं करना चाहिए। यहाँ पर पूछा गया नहीं करना चाहिए। तो समूह कार्य में दूसरे शिक्षार्थियों के साथ सक्रिय रूप से अंतःक्रिया करने के शिक्षक जो पूछ सकते हैं उन सभी प्रश्नों के उत्तर याद करने,
कक्षा के अंदर और बाहर अधिक से अधिक प्रश्न पूछने, अधिक से अधिक पाठ्य सहगामी क्रियाओं में हिस्सा लेने। दोस्तों याद करने वाला क्वेश्चन हमेशा गलत होता है, क्योंकि शिक्षक आप कभी किसी भी प्रश्नों को उत्तर को याद न करवाना एक गलत प्रक्रिया होती है। तो सिंपल सी बात है, इसका जो आंसर आएगा वो बी ही आएगा, कि शिक्षक जो पूछ सकते हैं उन सभी प्रश्नों के उत्तर याद करने। ओके, तो याद करने वाली जो प्रणाली होती है वो गलत होती है। ओके, और इसको धीरे धीरे एलिमिनेट किया जा रहा है नई शिक्षा नीति में भी। चलिए आगे हम देखते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम। जो अगला क्वेश्चन है वो है कि सृजनात्मक उत्तर के लिए आवश्यक है। तो सृजनात्मक उत्तर के लिए क्या आवश्यक है, यहाँ पर जो ऑप्शन देख लीजिए, अब ए मुक्त उत्तर वाले प्रश्न, बी विषय वस्तु आधारित प्रश्न, सी एक अत्यंत अनुशासित कक्षा, डी सॉरी यहाँ पर डी आएगा कि प्रत्यक्ष शिक्षण एवं प्रत्यक्ष प्रश्न। तो सृजनात्मक उत्तरों के लिए क्या आवश्यक है, अब इसमें आप एक लगा लीजिए, मतलब उसमें कौन सा आंसर आएगा वो टिक करिए। ओके, इसमें जो सही आंसर आएगा दोस्तों मुक्त उत्तर वाले प्रश्न। क्या है कि सृजनात्मक का तात्पर्य, यहाँ पर जो उसका सही आंसर आएगा वो ए आएगा। ओके, तो सृजनात्मकता का तात्पर्य नवीन विचारों से है। नवीन विचार स्वतंत्रता के वातावरण में ही आते हैं। सृजनात्मक उत्तर के लिए आवश्यक है कि छात्रों से मुक्त उत्तर वाले प्रश्न पूछे जाए, ताकि बालक स्वतंत्रतापूर्वक अपने विचारों में नवीन आयामों का समावेशन कर सके। ओके, अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। निःशक्त बच्चों को शैक्षिक अवसर उपलब्ध कराना है। तो निःशक्त बच्चे हैं उनको शैक्षिक अवसर उपलब्ध कराना है, विशेष विद्यालयों में, मुक्त विद्यालयों में, नियमित विद्यालयों में, या फिर इसका जो डी ऑप्शन आएगा दोस्तों, इसमें डी क्या है कि एक डी इसमें जो शायद आया नहीं है, लेकिन डी में कुछ ऐसा क्वेश्चन था कि इसमें डी में था कि ब्लाइंड, ये सी टेट में पूछा गया दोस्तों, ब्लाइंड रिलीफ एसोसिएशन के विद्यालयों में, मतलब ये एसोसिएशन है, ब्लाइंड रिलीफ एसोसिएशन है, उसके विद्यालय है। ओके, तो इसमें जो सही ऑप्शन आएगा वो आएगा दोस्तों सी। यहाँ पर हम समावेशी शिक्षा में यही बता रहे हैं कि सभी बच्चों को एक समान अवसर दिया जाए समान विद्यालयों में। तो वही बात है कि सी जो आंसर है वो नियमित विद्यालयों में। ओके, तो निःशक्त बच्चों के लिए समेकित शिक्षा का केंद्रीय प्रायोजित योजना का उद्देश्य है कि निःशक्त बच्चों को शिक्षा का अवसर उपलब्ध हो और वे नियमित विद्यालय में जा सके और समान रूप से पढ़ सके सामान्य बच्चों के साथ। ओके, सिंपल सी बात ध्यान है कि वो भी सामान्य बच्चों के साथ पढ़ सकता है। अब इस तरह से कोई भी प्रश्न बनता है तो समझ जाना कि उनकी स्कूल भी समान ही है। अगला क्वेश्चन है कि परामर्श का उद्देश्य है, ए बच्चों की कमियों का कारण पता करना, बी बच्चों को समझना, सी बच्चों को समायोजन में सहायता प्रदान करना, उपरोक्त सभी। ओके, तो यहाँ पर जो सही ऑप्शन आएगा वो उपरोक्त सही आएगा, क्योंकि परामर्श का उद्देश्य कि क्या है कि मैं कुछ और उद्देश्य आपको दिखा देता हूँ, जैसे कि बच्चों को समझना एक, दूसरा है कि बच्चों की समस्याओं का परीक्षण करना, तीसरा क्या है हो सकता है कि समस्याओं का पता करना। ओके, चौथा हो सकता है कि बच्चों की स्थिति से अवगत करना, उनकी स्थिति से। पांचवा हो सकता है भविष्य में के कार्यों की रूपरेखा तैयार करना। छठा हो सकता है कि बच्चों में समायोजन की शक्ति पर का विकास करना। चलिए अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं कि निम्न में से कौन सी विशेषता सामाजिक रूप से वंचित वर्ग के विद्यार्थियों को नहीं है। तो यहाँ पर क्या पूछा गया है कि कौन सी विशेषता सामाजिक रूप से वंचित वर्ग के विद्यार्थियों को नहीं है। तो विद्यालय में अच्छा करने के लिए अभिप्रेत नहीं किया जाता, नियमित स्वास्थ्य संबंधी देखभाल नहीं मिलती, व्यापक एवं विविध अनुभवों को प्राप्त करने का मौका नहीं मिलता, बालकों को देखभाल के अनुभव उन्हें स्कूल के प्रभावशाली ढंग से तैयार नहीं करते। तो इसका जो सही ऑप्शन आएगा दोस्तों, इसका बी आएगा कि स्वास्थ्य संबंधित दोष सामाजिक कारण। ओके, इसका जो सही ऑप्शन आएगा नियमित स्वास्थ्य संबंधित देखभाल नहीं मिलती है। ओके, तो स्वास्थ्य संबंधित जो भी दोष होते हैं सामाजिक कारण नहीं, बल्कि ये क्या है, ये व्यक्तिगत दोष होते हैं। बाकी के जो कारण है वो सामाजिक कारण है। ओके, और जो इस स्वास्थ्य संबंधित जो कारण होते हैं वो एक व्यक्तिगत दोष होता है, उसमें समाज का कोई लेना देना नहीं होता है। अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। आई होप आप देख रहे हो, आप टिक लगा रहे होगे, आपको पता चल गया होगा कि आपकी जो तैयारी है किस लेवल की है ना। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 में बहुशाला को एक संसाधन के रूप में समर्थन दिया गया है। ओके, तो इसमें बहुभाषा, सॉरी मैंने गलत बोल दिया, आपको बहुभाषा को एक संसाधन के रूप में समर्थन दिया गया है, क्योंकि भाषागत पृष्ठभूमि के कारण कोई भी बालक पीछे न छूट जाए। बी, यह एक तरीका है जिसमें प्रत्येक बालक सुरक्षित महसूस करे। सी, यह बालकों को अपने पर विश्वास के लिए प्रोत्साहन देना। डी, उपरोक्त सभी। तो इसका क्या आएगा दोस्तों, ये भी क्वेश्चन देख लीजिए।
तो इसका जो सही आएगा ऑप्शन आएगा उपरोक्त सभी। तो राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 में बहुभाषा को एक संसाधन के रूप में समर्थन दिया गया है। इसमें निम्नलिखित कारण है। ए, बालक को स्वयं सुरक्षित महसूस करे। दूसरा क्या है कि मातृभाषा का विकास हो। तीसरा है बालक को भाषा संबंधित समस्याओं का सामना न करना पड़े। चौथा है बालकों में आत्मविश्वास की वृद्धि हो सके। पांचवा है कि समय की बचत हो सके। ओके, तो ये जो कुछ डिटेल है दोस्तों, ये मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको इसमें ऐड भी कर दूंगा। चलिए, ये अच्छा क्वेश्चन है कि कुपोषण के प्रभाव के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। जिसमें सत्य नहीं है बताना आपको। जीवन के बाद के वर्षों में यह मस्तिष्क की कोशिकाओं को प्रभावित करता है। बालक निराश एवं आशंकित रहते हैं। यह कद को प्रभावित करता है। यह बालकों की सीखने की योग्यताओं को प्रभावित करता है। तो सिंपल सी बात दोस्तों, कुपोषण से आप समझ चुके होंगे। ओके, तो इसका जो सही ऑप्शन आएगा वो आएगा दोस्तों, वो आएगा आपका ए। जीवन के बाद के वर्षों में यह मस्तिष्क की कोशिकाओं को प्रभावित नहीं करता। क्या है कि देखिए, कुपोषण मानसिक तथा शारीरिक विकृतियों का स्वरूप है जो जन्मजात होता है। जन्म के बाद शरीर की कोशिकाओं में किसी प्रकार का बदलाव नहीं करती है। अतः मस्तिष्क की कोशिकाओं को भी जन्म के बाद कुपोषण से प्रभावित नहीं होती है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 की क्रियान्वयन के बाद कक्षा कक्ष। तो कक्षा कक्ष के बारे में पूछा गया है कि आयु के अनुसार अधिक सम जाती है, जेंडर के अनुसार अधिक सम जाती है, आयु के अनुसार अधिक सम जाती है। डी ए अप्रभावित है क्योंकि शिक्षा का अधिकार अध्यालय में कक्षा की औसत आयु को प्रभावित नहीं करती है। तो इसका जो सही ऑप्शन आएगा वही अप्रभावित वाला ही आएगा, डी। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम कि एकल अभिभावक वाले बच्चों को पढ़ाते समय शिक्षक को, एकल अभिभावक, ओके, ऐसे बच्चों को कम गृह कार्य देना चाहिए। बी, इस तथ्य को अनदेखा करना चाहिए। और ऐसे बच्चों के साथ अन्य बच्चों के समान व्यवहार करना चाहिए। सी, स्थिर और एकरूप वातावरण उपलब्ध कराना चाहिए। डी, इस प्रकार के बच्चों के साथ भिन्न प्रकार के व्यवहार करना चाहिए। तो दोस्तों समेकित शिक्षा के अनुसार तो इसमें इसका जो जो ऑप्शन आएगा वो बी आएगा कि इस तथ्य को हमें अनदेखा ही करना है और बच्चों के ऐसे बच्चों को भी अन्य बच्चों के समान ही व्यवहार करना चाहिए। ओके, और समेकित शिक्षा उन्हें भी देनी चाहिए। चलिए, क्योंकि दोस्तों इसमें सिंपल सी बात है कि ये बच्चे समान व्यवहार करना चाहिए क्योंकि एकल अभिभावक का उनकी योग्यता और उनकी जो क्षमता है और बुद्धि पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ओके, उनकी जो क्षमता है बच्चे की बुद्धि पर उसका कोई एकल अभिभावक का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम। अगला क्वेश्चन है कि निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार 2009 में अनिवार्य शब्द का अर्थ है। बहुत ही अच्छा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट भी है। ओके, ये सीटेट में पूछा गया था। अच्छा क्वेश्चन है सीटेट का है कि अनिवार्य शिक्षा सतत परीक्षण के माध्यम से प्रदान की जानी चाहिए, है ना। बी है उचित सरकारी दाखिले, उपस्थिति और प्रारंभिक शिक्षा की पूर्णता को सुनिश्चित करेगी। सी, दंडात्मक कार्य से बचने के लिए अपने बच्चों को विद्यालय भेजने के लिए अभिभावकों का अनिवार्य रूप से जोर डाला गया है। डी, केंद्र सरकार दाखिले, उपस्थिति और प्रारंभिक शिक्षा की पूर्णता को सुनिश्चित करेगी। तो इसमें कौन सा सही आएगा? इसमें जो सही आएगा वो बी आएगा कि इसमें क्या है कि उचित सरकारी दाखिले, उपस्थिति और प्रारंभिक शिक्षा की पूर्णता को सुनिश्चित करेगी। ओके, यहाँ पर अनिवार्य शब्द से का तात्पर्य है। तो एक बार मैं आपको फिर से बता देना चाहता हूँ कि निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार 2009 में अनिवार्य शब्द का अर्थ है, ध्यान रखना क्या अर्थ है कि उचित सरकारी दाखिले, उपस्थिति और प्रारंभिक शिक्षा की पूर्णता को सुनिश्चित करेगी। ओके, चले अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि सकल समावेशन को निम्नलिखित की आवश्यकता होती है। तो सकल समावेशन को निम्नलिखित की आवश्यकता होती है: पृथक्करण, क्षमता संवर्धन, संवेदनशील बनना, अभिभावकों की भागीदारी। ओके, तो इसका सही ये दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सीटेट में भी पूछा गया था। तो इसका सही आंसर आएगा वो पृथक्करण। तो सफल समावेशन के लिए व्यक्तिगत भिन्नता की स्वीकृति, अभिभावकों की भागीदारी, क्षमता संवर्धन, संवेदनशील बनना, सहयोगात्मक व्यवहार को प्रोत्साहन आदि का होना आवश्यक होता है, सिवाय पृथक्करण के। ओके, सिवाय किसके? पृथक्करण के। चलिए पृथक्करण, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि दोस्तों यहाँ पे जो आप बता रहे हैं, आपका अगर गलत बन भी रहे हैं तो कोई परेशानी नहीं, आपको आप गलत कर रहे हो तो आप एग्जाम में गलत मत करना, ये क्वेश्चन रिपीट होंगे। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन है कि ये भी दोस्तों इस सीटेट में पूछा गया था। अच्छा क्वेश्चन है कि विद्यालय में नियमित उपस्थिति के लिए वंचित बच्चों को प्रोत्साहित करने का निम्नलिखित में से कौन सा तरीका सर्वाधिक उपयुक्त होगा? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखिए कि ए है
विद्यालय द्वारा बच्चों को एकत्रित करने वाले एक व्यक्ति को नियुक्त किया जाए जो प्रतिदिन घरों में बच्चों को लेकर आए घरों से, है ना। बी, बच्चों को आकर्षित करने के लिए प्रतिदिन 5 रुपये देना। सी, बच्चों को विद्यालय आने की अनुमति न देने को कानून दंडनीय अपराध बनाना चाहिए। डी, आवासीय विद्यालय खोलना चाहिए। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, इसका आंसर वही है, सिंपल सा है कि डी आएगा। क्या है कि वंचित वर्ग के बच्चों के लिए आवासीय विद्यालय खोला जाना चाहिए जिसमें उपयुक्त शिक्षण संबंधी सुविधाएं हो। इससे वंचित वर्ग के बच्चों को विद्यालय में नियमित होने के लिए प्रोत्साहित किया जा सकता है। ओके, अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है कि समावेशी शिक्षा, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है। समावेशी शिक्षा तथ्यों की समावेशी शिक्षा, अब आंसर क्या है यहाँ पर 4 देखिए कि तथ्यों की शिक्षा मतारोपण से संबंधित है, कक्षा में विविधता का उत्सव मनाती है, हाशिए पर स्थित वर्गों से शिक्षकों को सम्मिलित करने से संबंधित है, दाखिले संबंधित कठोर प्रक्रियाओं को बढ़ा देती है। तो समेकित शिक्षा क्या है, वो क्या है दोस्तों कि ये कक्षा में विविधता का उत्सव मनाती है, मतलब कि कक्षा में विविध प्रकार के बच्चे रहते हैं, उनको समान शिक्षा दी जाती है, उनका एक तरह से उत्सव ही मनाया जाता है। ओके, तो इसका जो सही ऑप्शन आएगा बी। तो दोस्तों एक क्वेश्चन और देख लीजिए। ओके, 30 से शायद 31 क्वेश्चन हो गए होंगे। तो एनसीएफ 2005 किस प्रकार की शिक्षण प्रणाली को प्रोत्साहित करता है? सिंपल सी बात है, इसका ऑप्शन आपको देख ही रह गया होगा। ओके, तो वो आएगा आपका समावेशी। तो ये हमने कुछ 31 32 के संबंधित कुछ क्वेश्चन डिस्कस किए। आपका स्कोर कितना बन रहा है आप कमेंट जरूर करें, और अगर आपका स्कोर कम भी बन रहा है तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। आप रिवीजन की जो हमें क्लासेस चल रहे हैं, अगर आप ये क्वेश्चन भी अच्छे से करते हो, मैं आपको इसमें डिटेल भी दूंगा और आपको PDF भी प्रोवाइड करवा दूंगा। आप जरूर देखिए आपको कितना स्कोर बन रहा है, और जिनका 25+ बन रहा है समझ जाए उसका सिलेक्शन पक्का है। ओके, और जिनका कम भी बन रहा है उसका परेशान नहीं होना है। बस अब यहाँ पर जो गलती कर रहे हैं प्रश्नों में, वहाँ पर मत गलती करना। ये जो टॉपिक आपसे नहीं बन रहे उनको आप थोड़ा रिवाइज कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऑनलाइन टेस्ट आप जरूर लगाए। धन्यवाद।